आप सभी को जय हिंद। आरजी टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं मध्य प्रदेश का एक नया टॉपिक, जो कि है मध्य प्रदेश का इतिहास। यकीन मानो बच्चों कि यह जो टॉपिक है मध्य प्रदेश का सबसे कठिन टॉपिकों में आता है और बहुत से बच्चे इसको छोड़कर चले जाते हैं। हो सकता है ये टॉपिक आप लोगों को पहली बार में ना समझ में आए, कुछ बच्चों को, जैसा कि बच्चों के साथ होता है। आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और जितनी लाइनें इस नोट्स में लिखी हैं उस हर एक लाइन को जिस तरीके से मैं समझाऊंगा वो समझिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बनेंगे। चलिए चालू करते हैं। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक परिदृश्य। ऐतिहासिक परिदृश्य की बात करें तो मध्य प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री, किसी भी पर्टिकुलर जगह की, इंसान की या भौगोलिक क्षेत्र की अगर आपको हिस्ट्री को निकालना है, हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो आप कैसे जानोगे? जैसे आपको मैं बात करूं कि पिछले 1 घंटे में आपके साथ क्या हुआ था, तो ये पिछले जो 1 घंटे में हुआ था ये आपकी क्या कहला गई? एक तरीके से हिस्ट्री, ये आप बता दोगे। फिर मैं पूछूंगा कि परसों क्या हुआ था या आज से 3 साल पहले क्या हुआ था, तो उस समय जो व्यक्ति उपस्थित था तो आप उनको सर्च करके उनसे पता करके बता दोगे, या कहीं से लिखा हुआ जो भी होगा, न्यूज़पेपर, बुक, वहाँ से पता करके देख के बता दोगे। लेकिन यहीं पे जब मैं आपसे पूछूं कि यार आज से 3000-4000 साल पहले क्या हुआ था, तो इसके लिए आपको तो कोई बताने के लिए ज़िंदा है ही नहीं। तो यह हमें कहाँ से पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा जो शिलालेख, अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहाँ से, जो खुदाई के दौरान, उत्खनन के दौरान जो हमें ज़मीन से चीज़ें मिली हैं वहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हमारे मध्य प्रदेश से अपन को मिली हैं और सर्च करने पर कार्बन डेटिंग के अनुसार यह पता चला है कि यह हड़प्पा काल की है। कब की है? हड़प्पा काल की। पूरे भारत में जो शुरुआती होती है वो हड़प्पा से ही अपन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से, कांस्ययुगीन सभ्यता से। तो हमारे मध्य प्रदेश में भी जो साक्ष्य मिले हैं वो इसी काल के हैं। और जो सबसे पहले काल चालू होता है उसे प्राग ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। यह प्रागैतिहासिक जो काल होता है यह 2 भागों में बटा हुआ होता है, ताम्र पाषाण काल और पाषाण काल, जिसमें भी सबसे पहले आता है पाषाण काल। और पाषाण काल भी 3 भागों में डिवाइड होता है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और ताम्र पाषाण काल तो अलग ही है, यहाँ से वैदिक सभ्यता चालू हो जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों पर किए गए उत्खनन एवं शोध के उपरांत प्राप्त उपकरणों की बनावट के आधार पर यहाँ का इतिहास का आरंभ पाषाण काल से माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हड़प्पा के समय का है। ठीक है, और उसके पहले भी कुछ चीज़ें थी जिसे हम प्राग ऐतिहासिक में बांट चुके हैं। तो मध्य प्रदेश का जो हिस्ट्री आपको मिलती है या प्राग ऐतिहासिक काल से मिलती है, ऐसा मध्य प्रदेश में उत्खनन के दौरान मिले हुए उपकरणों या वस्तुओं से हमें पता चलता है। मध्य प्रदेश में इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है, एक पाषाण काल, एक बांटा गया है ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। मैंने आपको बताया कौन कौन से भागों में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, और एक आता है ताम्र पाषाण काल। अब बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य व अवशेष मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। अब आप एक बात बताइए कि ये बात हो रही है उस समय की जब यहाँ पे टेक्नोलॉजी का अभाव था, वर्तमान में जो हमारे यहाँ उपस्थित है उस हिसाब, उसके परिप्रेक्ष्य में, या देखा जाए तो जो इस समय के लोग थे उनको किस चीज़ की ज़रूरत थी? खाने की, रहने की, और इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत किसकी होती है? पानी की। तो ये सभ्यताएं वहीं पे आके बसेंगी जहाँ पे पानी होगा। तो मध्य प्रदेश में भाई सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अभी नर्मदा मध्य प्रदेश में। आप देखोगे चंबल, सोन, सोनार, बेतवा, तो इन सब जो नदियां हैं इनके इर्द गिर्द ये लोग आके यहाँ पे बसते थे। तो साक्ष्य भी कहाँ से मिलेंगे? इन्हीं क्षेत्रों से मिलेंगे, रटने का है ही नहीं।
इनको पानी की ज़रूरत कृषि के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए, तो ये उसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे पानी है। तो मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे इनके क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। जैसे आदिम जातियां नदियों के किनारे और गुफाओं में निवास करती थी। गुफाओं में निवास करती थी, भीमवेटिका की गुफाएं मिली हैं अपने यहाँ, और भी गुफाएं, आदमगढ़ की गुफाएं मिली हैं अपने यहाँ, पचमढ़ी की पांडव गुफाएं मिली हैं अपने यहाँ। तो ये लोग यहाँ पे रहते थे। पचमढ़ी में तवा नदी है। अब देखा जाए कि जो पाषाण काल है, साक्ष्य व अवशेष नर्मदा घाटी, मैंने अभी जैसा कि आपको बताया, नर्मदा घाटी, चंबल, बेतवा घाटी, भीमवेटका, सोन घाटी से प्राप्त हुए हैं। याद ही नहीं करना है, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट आ चुका है। औजार, अब औजार तो इस समय अभी तो इनके पास कोई भी मेटल है नहीं, तो वो किसके बना देंगे, पत्थर के बना देंगे। तो बिना बेत वाले औजार, मतलब बिना हत्था वाला औजार या खुरचुनी, स्थल, कहाँ से मिलेंगे औजार? ये जहाँ पे रहते थे। अब भाई ये बताइए, ये नदी के किनारे रहते थे, नदियों के किनारे खेती वेती करते थे, रहने के लिए गुफाओं का इस्तेमाल करते थे। तो चंबल, बेतवा, नर्मदा घाटी के किनारे इसके क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। रहने के लिए गुफाएं, 2 मुख्य गुफाएं मिली हैं, बाकी तो सब खराब हो गई होंगी। तो मुख्य गुफाएं कौन सी मिली हैं? आदमगढ़ की गुफाएं और भीमवेटका की गुफाएं। अब इसका समय देख लेते हैं। ये समय आपको कभी किसी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है। जो पूरा पाषाण काल का समय होता है वह 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद मध्य पाषाण जो होता है वह होता है 10,000 ईसा पूर्व से 5,500 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल जो होता है वह 5,500 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, और लगभग 3,000 के बाद ही 2,500 ईसा पूर्व से वैदिक सभ्यता चालू हो चुकी थी, है ना। और यहाँ पे नव पाषाण काल आ जाता है, जहाँ पे चाक आग का इस्तेमाल हुआ था, बैलगाड़ियाँ बन गई थी। आगे पढ़ते हैं हम इसमें। अब पूरा पाषाण काल के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अच्छा, इस पेज में ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये टोटल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देने के उद्देश्य से था। अब हम यहाँ से चालू करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में क्वेश्चन आए हुए हैं और जो कुछ क्वेश्चन आने की संभावना है, और ये सारे आंसर हमारे उस कॉन्सेप्ट के बेस में रहेंगे। अब बात करते हैं हम पूरा पाषाण काल की। तो ये बात ही कितनी पुरानी है, 25 लाख साल से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के पहले की बात है। सोचिए, टेक्नोलॉजी का उस समय अभाव रहा होगा वर्तमान की अपेक्षा। तो यहाँ के लोग जो थे वो क्या करते थे, आखेट करते थे, और खाने का क्या करते थे, संग्रह करते थे। अब आखेट क्या होता है, शिकार करना, सबको पता है। खाद्य का क्या करना, संग्रहण करना। अब खाद्य का संग्रहण करना क्यों? क्योंकि देखो, ये तो थे, ये खाना बदोश टाइप के होते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाके रहते थे, ठीक है, हर कुछ समय बाद। अब ऐसा क्यों करते थे, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। जैसे एक जगह आके रुके हैं, वहाँ पे इन्होंने खाया, शिकार किया, वहाँ के पेड़ पौधे के तने, जड़ और जो भी अपन को मिलता है वनस्पतियों से, वो खाया, ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़े हम, तो आगे बढ़े ये, तो आगे बढ़ के ये दूसरी जगह जाके खाते थे, ठीक है, एक ये हो सकता है। दूसरी जगह ये भी हो सकता है कि अगर एक ही जगह रुकेंगे तो कोई बड़ा जंगली जानवर जिससे ये डरते थे वो इनको खा जाएगा। दूसरा कारण ये हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि ये जहाँ पे रहते थे वहाँ पे नदियों का पानी अगर जल स्तर कम हो गया तो भी इनके लिए मुसीबत हो गई। तीसरा कारण ये हो सकता है। ऐसे बहुत से कारण विद्वानों ने बताए हुए हैं। तो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे ये शिकार करते थे और फूड का संग्रहण करते थे। पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, पाषाण काल नाम ही है। अब पत्थरों को जब टकराते हैं तो क्या निकलती है, आग निकलती है। तो सबसे पहले इन लोगों ने क्या देखा, आग जलते हुए देखा, आग जलाना सीख लिया। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नर्मदा, सोन घाटी, बेतवा घाटी और सोनार घाटी से इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। औजार के रूप में वही चरपा, हस्त कुठार, ब्लेड, जो कि क्वाइट्स के बने होते थे। किसके बने होते थे? क्वार्टजाइट के बने होते थे। अब नर्मदा घाटी,
में स्थित है होशंगाबाद। कौन स्थित है? होशंगाबाद। तो होशंगाबाद और नरसिंहपुर में नर्मदा घाटी है। यहाँ के हथनौरा से मानव की खोपड़ी मिली है। आया हुआ क्वेश्चन है ये कि मध्य प्रदेश में प्रौढ़ ऐतिहासिक काल की मानव की खोपड़ी कहाँ पे मिली है? तो वो कहाँ पे मिली है? होशंगाबाद में मिली है। और याद भी हो जाएगा बहुत आसानी से। होशंगाबाद में कौन सी गुफाएं हैं? आदमगढ़ की गुफाएं। आदम का मतलब ही होता आदि मानव के ज़माने का, तो सबसे पुरानी खोपड़ी भी कहाँ पे मिलेगी? होशंगाबाद में ही मिलेगी। इसका पता किसने लगाया? अरुण सोनविया। एक अरुण भैया थे तो सोन भैया, अरुण भैया, सोन भैया। सोने के जैसे उन्होंने क्या खोज लिया? जैसे सोना खोजते हैं तो उसी तरह उन्होंने क्या खोज ली? खोपड़ी खोज ली। यह सबसे पुराना साक्ष्य है कि भारत में प्रौढ़ ऐतिहासिक काल का कोई मनुष्य है, ऐसा भी कोई वजूद था। अब जो अगला फैक्ट मिलता है, अभी यहाँ पे देखा हमने नर्मदा घाटी के किनारे जो इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिला है पूरे भारत में, होशंगाबाद में, हथनौरा में। हथनौरा मुख्य रूप से सीहोर के पास आ जाता है वर्तमान में। हथनौरा में क्या मिला है? खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। इस तरह निषाद अहमद ने, इस तरह किसने? निषाद अहमद ने। निषाद शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के हम एक चीज़ पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता में कि जंगलों में रहने वाली एक जनजाति का वर्णन किया गया है। उस जनजाति का नाम क्या है? यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। उस जाति का नाम ही है निषाद जनजाति। तो यहाँ से ही रिलेट करते हैं। सोन घाटी में निषाद अहमद ने इसी तरह के क्या खोजे हैं? अवशेष खोजे हैं। और रहते कहाँ पे थे लोग उस समय? गुफाओं में। गुफाएं कहाँ की फेमस है? भीमवेटिका की। अच्छा, ये जो भीमवेटिका की गुफाएं जो हैं ये फेमस किस वजह से हैं? यह शैल चित्रों की वजह से फेमस है। अब उस समय के व्यक्ति शैल चित्र में क्या बना सकते थे? उस समय के व्यक्ति शैल चित्र में यही बना सकते थे कि वो खाना बनाते हुए कैसे दिख रहे हैं, वह घूमते हुए कैसे दिख रहे हैं, वह शिकार करते हुए कैसे दिख रहे हैं, वह घोड़े में बैठते हुए कैसे दिख रहे हैं, वो खेती करते हुए कैसे दिख रहे हैं। और ये सारी चीज़ें किसी भी मनुष्य की दिनचर्या में क्या होती हैं? काउंट होती है। तो यह क्वेश्चन भी आया है कि भीमवेटका की शैल चित्रों में मनुष्य की किन अवस्थाओं के बारे में वर्णन है? तो मनुष्य की दिनचर्याओं के बारे में वर्णन है। अब भीमवेटका उपस्थित कहाँ पर है? रायसेन। और रायसेन के कुंवारा गांव से निकलती है कौन सी नदी? बेतवा नदी। तो यह कहाँ पर स्थित है? बेतवा नदी पर की घाटी पर स्थित है। भीमवेटिका किससे बनी है? गुफाओं से बनी है। भीमवेटिका किससे बनी है? गुफाओं से बनी है। लगभग 500 गुफाएं हैं यहाँ पर, जिसमें से कुछ टूट चुकी है। और इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी खोज किसने की थी? भीमवेटिका की गुफाएं किससे बनती हैं? कण कण से बनती हैं। किससे बनती है? कण कण से बनती हैं। तो विष्णु वाकणकर के द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। इसमें से 500 गुफाओं में से 5 पुरा पाषाण काल की हैं और शेष मध्य पाषाण काल की हैं। मानवीय दिनचर्या के बारे में पेंटिंग यहाँ पे की गई है। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाएगी। वहाँ पे पुरा पाषाण काल में जो भी क्वार्ट्जाइट के औजार बनाए जा रहे थे, तो यहाँ के औजारों को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया और इसे माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। इसी कारण मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ युग के नाम से भी जाना जाता था। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो यहाँ पे जो औजार होते थे वो और भी छोटे होते थे ताकि शिकार करने में आसानी जा सके, किसी भी करने में, खुदाई करने में, कृषि करने में आसानी जा सके। अब इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसके अवशेष भी कहाँ से प्राप्त होंगे? उन्हीं नदियों के किनारे जहाँ पे पाषाण काल के प्राप्त हुए हैं। तो नर्मदा और बेतवा नदियों से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल में टेक्नोलॉजी जो होगी और एडवांस हो जाएगी। तो यहाँ पे इनके निवास स्थलों के भी साक्ष्य मिल गए हैं और कृषि के भी क्या मिल गए हैं? साक्ष्य मिल गए हैं। यहाँ पे हमने देखा भीमवेटिका। भीमवेटिका में जो 500 गुफाएं मिली थी वह 5 कहाँ की थी? पुरा पाषाण काल की, बहुत पहले की। उसके बाद थोड़ा सा बाद में क्या आता है? मध्य पाषाण काल।
और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वह ऐरण से मिले हैं। ऐरण कहाँ स्थित है? सागर में स्थित है। दमोह से मिले हैं, जबलपुर से मिले हैं, और आदिनाथ आदमगढ़ की गुफाएं जो कि होशंगाबाद में उपस्थित है, यहाँ से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यह जो मध्य प्रदेश में हमने इतिहास देखा, तो सबसे पहले इतिहास का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, फिर उसके बाद कालों को किस तरह डिवाइड किया गया है यह देखा, और पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की क्या खासियत थी यह देखा। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे अगली क्लास में वह यह पढ़ेंगे कि नवपाषाण काल के बाद जो युग आता है, वैदिक युग, मौर्य युग, इन सब में किस तरह की व्यवस्थाएं हुआ करती थी। चलिए, जय हिंद।